आपको अगर याद होगा बेटा, तो हमने लास्ट क्लास तक में क्या सीखा था? रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। अब हमने क्या सीखना है बेटा? रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। हमने क्या सीखना है अब? रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। कंसेप्ट में कुछ भी चेंज नहीं होगा, केवल यहां पे अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का कंसेप्ट यूज होना शुरू हो जाएगा। क्या यूज होना शुरू हो जाएगा बेटा? यहां पर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का कंसेप्ट यूज होना शुरू हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखो, जैसे कि कंसेप्ट वही शुरू होगा, हमने क्या लिखना है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? लेकिन हमने पीछे इसको किस चीज के लिए सीखा था बेटा? केवल वन डायमेंशन के लिए। अब हम इसको किस चीज के लिए सीखेंगे? टू डायमेंशन के लिए। एक एग्जाम्पल की हेल्प से जरा समझ। मान लो मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं और ये एक मूविंग ट्रेन है। ये क्या है? एक मूविंग ट्रेन है। अगर मैं इस पेन को लेकर, ये ट्रेन आगे मूव कर रहा है, अर्गुन मेरे साथ इसी ट्रेन के अंदर में है और तुम लोग ट्रेन के बाहर खड़े हो, मैंने इसको फेंका और इसको कैच कर लिया। अर्गुन को इसका मोशन कैसा दिखेगा? स्ट्रेट लाइन। लेकिन तुमको बाहर इसका मोशन कैसा दिखेगा? कर्व्ड पाथ। यस और नो? लेट्स टेक एन एग्जांपल। से इट इज अ मूविंग प्लेटफॉर्म जो आगे v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और यहां मान लो कोई खड़ा है जिसने एक बॉल को थ्रो किया और बॉल वापस उसके हाथ में आ गया। ये कोई भी आदमी अगर इसके साथ यही मूविंग प्लेटफॉर्म पे खड़ा होगा तो उसका इसका मोशन कैसा दिखेगा? स्ट्रेट। लेकिन कोई भी आदमी अगर इसके बाहर खड़ा होगा तो उसका इसका मोशन कैसा दिखेगा? ऐसे कर्व्ड। यस और नो? बोलो भाई, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये भी आगे बढ़ चुका होगा, है ना? फॉर अ पार्टिकल स्टैंडिंग ऑन द मूविंग प्लेटफॉर्म अकॉर्डिंग टू हिम हिज मोशन विल बी, इसके हिसाब से मोशन कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। बॉल का मोशन एग्जाम्पल के से बता रहा हूं। और इसके अकॉर्डिंग बॉल का मोशन कैसा होगा? पैराबोला। इसके अकॉर्डिंग बॉल का मोशन कैसा होगा? पैराबोला। तो एक मोशन हो गया स्ट्रेट लाइन और एक मोशन हो गया पैराबोला। हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। मैंने ग्रुप पे शेयर किया हुआ ईमेल आईडी, वो उसका आईडी और पासवर्ड, आप उस पे करो। रूम आईडी और पासवर्ड शेयर किया हुआ बेटा, आप उसको सेव करके रखो। वही सेम आईडी और पासवर्ड होगा। ठीक है? हाँ जी, ठीक है। चलो, तो ये बात हमारे को क्लियर हो गई। अब इस पे ना बहुत ही कुछ अच्छे क्वेश्चंस आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से जरा देखो। मान लो एक कोई कार ऐसे जा रही है और एक कोई कार ऐसे जा रही है। दिस इज कार ए, दिस इज कार बी। क्या ये वन डायमेंशन मोशन है या टू डायमेंशन मोशन? टू डायमेंशन मोशन। अब इसमें ए को बी की वेलोसिटी कैसे दिखेगी, या इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, वही मैं आपको आज सिखाऊंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें बेसिकली आपको दो तरीके का क्वेश्चन बार बार आता होता है। पहला किस तरह का क्वेश्चन आता है कि एक रिवर है और उस रिवर में कोई स्विमर मूव कर रहा है, कोई बोटमैन मूव कर रहा है, उसको एक रिवर से दूसरे रिवर जाने में कितना टाइम लगेगा। इसमें लास्ट कंसेप्ट रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का कंसेप्ट और रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट दोनों यूज होता हुआ सॉल्व होगा। और एक क्वेश्चन आता है रेन वाला प्रॉब्लम, कि रेन ड्रॉप्स फॉल कर रहा है तो, और वो मूव कर रहा है, तो अपने अम्ब्रेला को किस तरह से रखे कि रेन ड्रॉप्स उसके ऊपर या वो रेन ड्रॉप से गीला ना हो। ठीक है? तो हम दोनों तरह के प्रॉब्लम्स को आज सीखने की कोशिश करते हैं। पहले इतनी बात नोट डाउन, फटाफट लिखो। हम, तेरे आंखों में कोई प्रॉब्लम है? फटाफट नोट डाउन करो बेटा। हाँ जी, एग्जाम्पल भी नोट डाउन कर लो।
डन बेटा, आ जाओ। इसमें मैं एक सबसे पहले आपको प्रॉब्लम करवाता हूं, विच इज रिवर बोट प्रॉब्लम। मैं प्रॉब्लम का नाम रख रहा हूं, बोट की जगह वहां स्विमर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर तरह के एग्जाम में ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलता होता है। तो द टुडेज कंसेप्ट इज, मैं आपको क्वेश्चन जैसा आ सकता है उसको कंसेप्ट बना के पढ़ा रहा हूं। तो प्रॉब्लम क्या इसके ऊपर आ सकता है, रिवर बोट प्रॉब्लम, है ना। बोट की जगह कोई स्विमर भी हो सकता है। इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से सीखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस पे आपको बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको इतना सारा कंसेप्ट आपको बता दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन को आप डायरेक्ट स्ट्राइक करके सॉल्व कर सकते हो। कॉन्सेंट्रेट करना बेटा। मान लो तुम्हारे पास ये कोई एक रिवर है, ये क्या तुम्हारे पास एक रिवर, ध्यान से समझना। और ये रिवर मान लो लेफ्ट टू राइट इधर की तरफ फ्लो कर रहा है। कहां से कहां फ्लो कर रहा है, इट इज फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये रिवर यहां से यहां तक फ्लो, तो इधर की तरफ होगा, दिस इज, मान लो दिस वी आर इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। व्हाट इज वी आर, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैं लिख देता हूं सबको, और क्वेश्चन में अगर इसकी जगह कुछ भी होगा तो आप अकॉर्डिंगली चेंज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब मान लो यहां पर एक आदमी खड़ा है, से दिस पॉइंट इज ए, और इसको यहां से इधर की तरफ जाना है, दूसरे बैंक की तरफ जाना है। अब सोच के देखो, तुम खुद सोच के देखो, अगर ये आदमी ऐसे जंप करेगा, बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर, तो कभी भी वो यहां पहुंच पाएगा, कभी भी नहीं पहुंच सकता। क्यों, क्योंकि रिवर उसको उधर की तरफ बहा के ले जाएगा, है ना। अगर ये पूल होता तो वहां पहुंच जाता, लेकिन ये पूल नहीं है, रिवर है। तो अगर वो बिल्कुल सीधा जंप करेगा तो वो कहां पहुंचेगा, यहां कहीं पहुंचेगा। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है, सबको समझ में आती है। अगर मैं यहां पे रिवर पे खड़ा हूं और रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है और तुमने देखा कि भाई सामने वहां कोई खड़ा है, मैंने वहां पहुंचना है, तो तुम सीधा जंप कर जाओ, तुम देखोगे तुम अपने आप थोड़ी दूर के बाद कहां पहुंच जाओगे, उधर पहुंच जाओगे। यहां पे क्या कंसेप्ट यूज हो रहा है, यहां पे फिर से कंसेप्ट यूज हो रहा है वेक्टर का। दिस इज द, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी से बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। ये किसकी वेलोसिटी है बेटा, बोट की विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। इसको ध्यान समझना, दिस इज वी बी आर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। और आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, और वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। एक ही बात है ना बेटा। जब हम किसी भी चीज, जैसे जब हम वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ले रहे हैं, तो हम ग्राउंड की वेलोसिटी कभी लेते हैं, नहीं लेते। हम क्या मानते हैं, ग्राउंड किस चीज में है, रेस्ट पे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह रहा हूं कि मेरी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, और ये 100 किलोमीटर पर आवर किसके रेस्पेक्ट में स्पीड हो गई, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो क्या तब तुम अर्थ के स्पीड को या अर्थ के मोशन को कंसिडर कर रहे होते हो, नहीं कंसिडर कर रहे होते। तो सिमिलरली जब ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो अगर ये ऐसे जंप करेगा तो आप देखो, ये वेलोसिटी ऑफ बोट है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, तो इधर क्या आएगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी। बोलो यस और नो, ये कौन सी वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी ऑफ बोट। और वो कहां जाके मिलेगा, यहां से मान लो कुछ ऐसे x डिस्टेंस दूर जाके मिलेगा। अगर ये पॉइंट A की जगह A है, A डैश मान लेता हूं, तो ये B पॉइंट पे जाके मिलेगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आती है, पक्की बात है, क्लियर है। अच्छा, यहां पे व्हाट इज V B G, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सारी कहानी को समझ लेना। हाँ जी, क्योंकि ग्राउंड वाले को दोनों की स्पीड दिखेगी, जो ग्राउंड पे खड़ा होगा उसको केवल बोट की स्पीड तो दिखेगी नहीं,
उसको बोट की स्पीड भी दिखेगी और रिवर की स्पीड भी दिखेगी, तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ बोट इन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो, है ना। तुम अगर ग्राउंड पे खड़े हो और रिवर फ्लो कर रहा है और उसके अंदर एक आदमी अपना बोट चला रहा है या वो स्विम कर रहा है, तो तुमको उसकी कौन सी स्पीड दिखेगी? दोनों ही स्पीड्स दिखेंगी। यस और नो? यहां तक कोई डाउट है? पक्की बात है? अब थोड़ी थोड़ी और बातों को समझ। तो फाइनली वो इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। यस और नो? लेट इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा। कितना एंगल बना रहा है वो? थीटा। याद रहे मैंने थीटा परपेंडिकुलर लाइन के साथ लिया है। बात समझ में आ रही है? मैंने थीटा किसके साथ लिया है? परपेंडिकुलर लाइन के साथ लिया। लिखना बाद में। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, पहले इतनी बात नोट डाउन कर लो, फिर मैं एक क्वेश्चन बताता हूं। फटाफट नोट डाउन करो, तेजी से लिखना बेटा। डन। अब इसमें आपको सबसे पहले क्या क्या चीजें पूछ सकता है? क्या चीज? हाँ, रिवर की तो वेलोसिटी होगी। हमने लिया नहीं है। जब वो बोटमैन अगर रिवर के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी जो होगी वो हमने लिखा है, नेट वेलोसिटी तो ये दोनों ही होगी। जब तुम रिवर में स्विम कर रही हो, तुम 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रिवर में स्विम कर रही हो, तो ये तुम्हारी स्पीड रिवर के रेस्पेक्ट में है कि तुम्हारी स्पीड और रिवर की स्पीड दोनों मिलके है? दोनों मिलके कैसे है? तुम्हारी स्पीड है ना, ये तुम्हारी कौन सी स्पीड है? तुम्हारी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू रिवर है। जब तुम रिवर में स्विम करना शुरू करोगी तो तुम्हारी स्पीड और रिवर की स्पीड मिलेगी, वो मिलके ये स्पीड बनेगी। तुम्हारे पास मान लो एक स्पीड बोट है, तुम स्पीड बोट लेके रिवर में चली गई, स्पीड बोट के ऊपर मीटर पे दिखा रहा है 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तुम स्पीड बोट चला रही हो, तो स्पीड बोट की स्पीड किसके रेस्पेक्ट में है? रिवर के रेस्पेक्ट में है। फिर रिवर की वेलोसिटी के साथ मिक्स होगी तो ग्राउंड पे खड़े आदमी को दोनों वेलोसिटी दिखेगी। अगर कोई रिवर ऐसे तेजी से फ्लो कर रहा है, तुमको उस रिवर के मान लो ऑपोजिट जाना है, रिवर की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है मान लेते हैं, तुमको अगर रिवर के ऑपोजिट जाना, तुम्हारी स्पीड रिवर की वेलोसिटी से ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? तो तुम्हारी वो कौन सी स्पीड होगी? विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तुमको अपनी स्पीड किसके रिस्पेक्ट में रखनी है? रिवर के रिस्पेक्ट में, है कि नहीं? चलो अब आ जाओ। अब इसमें क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं? आपको इसमें सबसे पहले पूछी जा सकती है टाइम टेकन बाय द बोटमैन टू क्रॉस द रिवर। सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है। इसमें बहुत तरह की बातें हैं, मैं एक एक करके हर एक केस डिस्कस करूंगा। ये रिवर बोट प्रॉब्लम का केस फर्स्ट है, फर्स्ट केस, जब आपने बिल्कुल स्ट्रेट जंप किया है। इसमें सबसे पहले क्या होगा? टाइम टेकन बाय द बोटमैन टू क्रॉस द रिवर। टाइम टेकन बाय द बोटमैन टू क्रॉस द रिवर। अब फिर से सबको यहां ध्यान रखो बेटा, अब यहां x और y दोनों का कंसेप्ट यूज होना शुरू हो जाएगा। ध्यान से देखना, दिस इज माय x एक्सेस, दिस इज माय y एक्सेस। मुझे टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? सबको पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मान लो इस रिवर की जो विड्थ है वो d है। व्हाट इज d? d इज द विड्थ ऑफ द रिवर। तो इस बोटमैन को कितना डिस्टेंस कवर करना है? बोलो बेटा, d डिस्टेंस कवर करना है, यस और नो? किस स्पीड के साथ?
अब यहां ध्यान दो बेटा, जब वो रिवर इसको क्रॉस कर रहा होगा तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट काम आएगा? वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट या एक्स वाई कंपोनेंट? वाई कंपोनेंट। वो अपने वाई कंपोनेंट की वजह से ही रिवर को क्रॉस करेगा, एक्स कंपोनेंट की वजह से तो इधर पहुंचेगा। मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको, अगर मैं यहां से ऐसा उड़ना शुरू करूं तो मैं ऊपर जाऊंगा, अगर मैं ऐसे चलना शुरू करूं तो इधर जाऊंगा, अगर मैं ऐसे जा रहा हूं मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहा हूं और वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रहा हूं। जब तुमने इस रिवर को क्रॉस करना है तो इस रिवर को क्रॉस करने के लिए तुम्हारे पास केवल इसका वाई कंपोनेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगा। यस और नो? तुम्हारे एक्स कंपोनेंट का कोई लेना देना नहीं है। आप डिस्टेंस किधर कवर कर रहे हो? एक्स पे कि वाई पे? वाई पे। तो आपके वेलोसिटी का भी कौन सा कंपोनेंट होगा? वाई कंपोनेंट ही होगा। तो यहां वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कौन सा है? देखो, इस वेक्टर और इस वेक्टर दोनों को मिलके ये वेक्टर बना है ना, इसको नीचे शिफ्ट कर लोगे तो ये वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट हो गया? एक्स कंपोनेंट। ये वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट हो गया? वाई कंपोनेंट। ये उन दोनों का क्या है? रिजल्टेंट है। तो यहां पर टाइम अपॉन वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट हम लिखेंगे? वाई कंपोनेंट। और वाई कंपोनेंट क्या होगा? डी अपॉन वी बी आर। बोलो, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? पक्की बात है? तो ये टाइम लगेगा उसको। दूसरी चीज क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है? फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोटमैन ऑन द अदर बैंक। यस, बिल्कुल। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोटमैन, ये बोटमैन की जगह स्विमर भी हो सकता है कि नहीं? ऑन द अदर बैंक। कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अदर बैंक पे वो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा? तो क्या है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस? बोलो बेटा, एक्स। तो x इज इक्वल टू फिर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब कौन से स्पीड लेंगे? बोलो, हम x वाली स्पीड लेंगे, यस और नो? अब इसके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वी आर। बोलो भाई, तो कौन से डिस्टेंस लिखोगे? बोलो, x की जगह वी आर इंटू टाइम। वी आर की जगह क्या लिखोगे? वी आर। और टाइम की वैल्यू निकाल दी है। आपको ये पता होगा कि टाइम एक्सिस पे डिपेंडेंट नहीं होता, तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो, डी अपॉन पी वी आर। दिस इज द एक्स। बोलो, पहले इतनी बात क्लियर है? जब इसको वैल्यूज में डाल के सॉल्व करोगे, क्वेश्चन में देखोगे, तो आपको और कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी। पर आपको यहां भी पूरी बात क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि बहुत ही क्लियर है। मैंने आपको बता रखा है, अगर आप x के लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो आप वेलोसिटी भी x के लॉन्ग का लोगे, अगर आप y के लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो आप वेलोसिटी भी y के लॉन्ग का लोगे। जब ये रिवर को क्रॉस कर रहा है तो ये वेलोसिटी किसके लॉन्ग का ले रहा है? y के लॉन्ग का, क्योंकि डिस्टेंस भी किधर कवर करना है? y के लॉन्ग। अदर बैंक पे अब सोच के देखो, ये तो चला ऐसे ही था ना, अगर रिवर रुकी हुई होती तो कहां पहुंचता? ये यहीं पहुंच जाता। इसको यहां से यहां कौन ले गया? कौन ले गया है? कौन? रिवर की वेलोसिटी। फालतू फालतू बात क्यों बोले जा रहे हो? इसको इधर से इधर कौन ले गया है? रिवर की वेलोसिटी। अगर रिवर की वेलोसिटी 0 कर दो, वो कहां पहुंचेगा? यहीं पहुंचेगा। तो उसके इस डिस्टेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? रिवर की वेलोसिटी। नहीं, मेरी बात समझ में आई? हाँ, भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। दोनों बातें क्लियर है? अब इस तरह के क्वेश्चन में और क्या पूछा जा सकता है वो भी मैं आपको बताता हूं। पहले ये दोनों बातें नोट डाउन कर लो, फिर मैं नेक्स्ट कंडीशन लेकर आऊंगा तो सारा डायग्राम ही चेंज हो जाने वाला। फिर से डायग्राम बनाओ, फटाफट नोट डाउन करो, सिचुएशन को एनालाइज करो। प्रैक्टिकल सिचुएशन है भाई, बिल्कुल प्रैक्टिकल सिचुएशन है, तो आपको प्रैक्टिकली चीजों को एनालाइज करना है। हो गया? जल्दी लिखो और गुल। समझ में नहीं आया?
अच्छा, अर्चिता समझ में आई बात? पक्की बात है? पिछले डीबीपी कर ली आप लोगों ने एडिशन ऑफ वेक्टर की? एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की डीबीपी खत्म की? कल क्या पढ़ा था फिजिक्स आप लोगों ने? मुझे क्लास खत्म करने दो, फिर आज चेक करूंगा मैं तुम लोगों का। तो नहीं हुआ तो आज फिर बैठोगे 10 बजे तक, जाने ही नहीं दूंगा। नहीं, वो तो मैंने इंट्रोडक्शन की दी थी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कहाँ यहाँ करवाई है? 20 क्वेश्चन करने को बोले थे, बिल्कुल कोई बात नहीं, करवा दूंगा। रब कर दूं? अब इस तरह के क्वेश्चन में आपके पास और क्या चीज पूछी जा सकती है? अब मेरी एक बात समझो, अगर वो इसी क्वेश्चन में पूछेगा कि वो किस एंगल से शुरू करे कि वो जस्ट अपोजिट बैंक पे पहुंच जाए। आ जाओ, पहले सिचुएशन लेते हैं और सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। थोड़ा अपना दिमाग को खोल लो, है ना? फिजिक्स पढ़ते समय पूरे दिमाग को कंसंट्रेट करके पढ़ो, और जब सारी बात समझ जाओगे तो आप देखोगे कि आपको जो क्वेश्चंस मिलेगा वो आपके लिए एक बहुत ही इजी टास्क होगा। यहां ध्यान दो, ये रिवर है और फिर से ये रिवर की विड्थ कितनी है बेटा? डी विड्थ है। कंसंट्रेट करो, मैं क्या कंडीशन बोल रहा हूं। यहां देखो, ध्यान दो, ये एक रिवर इस पॉइंट ए से शुरू कर रहा है और आपको पूछा है कि वो कैसे शुरू करे कि वो जस्ट ऑपोजिट बैंक पे पहुंच जाए, वो जस्ट ऑपोजिट बैंक पर पहुंच जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या वो, अगर वो ऐसे शुरू करेगा तो ऑपोजिट बैंक पे कभी पहुंच पाएगा? कभी भी नहीं पहुंच सकता। अगर वो ऐसे शुरू करेगा तो कभी भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ऐसे शुरू करेगा तो वो और आगे पहुंच जाएगा। तो अगर उसको जस्ट ऑपोजिट बैंक पे जाना है तो उसको कुछ ऐसे शुरू करना पड़ेगा। बोलो, ये बात किसको क्लियर नहीं है? बोलो भाई, नहीं है क्लियर? हाँ जी, हाँ, मुझे इसी पॉइंट पर जस्ट ऑपोजिट बैंक पर पहुंचना, ठीक है? तो अब ध्यान से समझो, तो वो ऐसे किसी एंगल पे शुरू करेगा, मान लेते हैं दिस एंगल इज थीटा। अब वो यहां पे किसी भी एंगल पे शुरू करेगा तो यहां पहुंच जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना? कोई एक स्पेशल एंगल होगा तभी वहां पे पहुंचेगा। मान लो अभी वो इसने इस एंगल पे शुरू किया और वो यहां पहुंचने की जगह यहां कहीं पहुंच गए, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगी एक्स की। नहीं, मेरी बात समझ में आई? देखो, तुम्हारे सामने एक नदी, बहती नदी है, तुम्हारे पास कूदने के 3 रास्ते हैं। तुम सीधे कूद जाओ, यहां ध्यान दो हर्षिता, कंसंट्रेट किया करो, तुम बिल्कुल ऐसे कूद जाओ, नदी के बहाव के साइड पे कूद जाओ, नदी के बहाव के ऑपोजिट कूद जाओ। ये 3 बातें हो सकती हैं। तुम्हारे सामने से ये नहर बहती हुई जा रही है और तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, सब लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन तुम मरना अभी भी नहीं चाहते, तुम बस नहर के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे तैर के जाना चाहते। तुम्हारे पास कूदने के कितने रास्ते हैं? 3। एक, सीधा परपेंडिकुलर कूद। जब इतनी साइंस पढ़ी है तो कूदने के पहले भी साइंस लगा लो। तो कूदने के 3 तरीके, या तो सीधा ऐसे कूद जाओ डायरेक्ट। दूसरी बार क्या कर सकते हो, इधर नदी बह रही है, थोड़ा इधर घूमो फिर कूद जाओ। तीसरा, थोड़ी इधर घूम के फिर कूदो। ये 3 बातें हो सकती हैं। मैंने परपेंडिकुलर वाली बात डिस्कस कर ली, बोलो यस और नो। अगर तुमने ये सोचा कि तुम यहां खड़े थे, मान लो खड़ा था और वहां पे किसी को देखा और सोचा कि मैं बिल्कुल उस तक पहुंच जाऊं, गया था ये कूदने, लेकिन फिर इसको कुछ सामने से अच्छे इंडिकेशंस मिले और इसको जीने की तमन्ना जाग गई, तो ये बिल्कुल अब वहां पहुंचना, इसके जीवन का ध्येय क्लियर हो चुका है कि वहां जो खड़ी है उस तक मैं पहुंच जाऊं। सामने तेज बहती हुई नहर है, ये क्या करेगा? अगर तो ये सीधा कूदेगा, मान लो और कंपटीशन है, लल्लूराम भी खड़ा है और हरगुन भी खड़ा है, अब दोनों खड़ा, दोनों कंफ्यूजन है कि ये इशारे थे किसके लिए। तो दोनों तय करेगा कि जो पहले पहुंच जाएगा गेम उसकी हो जाएगी। तो अब दोनों को, जिसको पहले पहुंचना है, अगर एक ऐसे कूदा और एक ऐसे कूदा, कौन पहले पहुंचेगा? ऑब्वियसली जो ऐसे कूदा वो उस तक पहुंच सकता है, जो ऐसे कूदा वो तो उससे दूर हो जाएगा।
लल्लू राम ने बोला जो मर्जी हो जाए अब हम जुदा नहीं हो सकते, तो अब हम ऐसे कूदे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो लल्लू राम ने ऐसे कूद गए। यहां पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा वो नहीं पता है, पर इसके आसपास पहुंचने की संभावना अब बढ़ चुकी है। अगर ये ऐसे कूदता तो यहां मिलता, और अगर ये ऐसे कूदता बिल्कुल ही कालिदास होता तो वहां मिलता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, जब वो ऐसे कूदा तो अब सिचुएशन क्या क्या होगी वो एनालाइज। फिजिक्स में क्या ना, सब कुछ प्रैक्टिकल है, सोचो प्रैक्टिकल सिचुएशन को और उसी को निकालो, यही फिजिक्स है। ठीक है, जब तुम सैटेलाइट के बारे में पढ़ रहे होते हो, अभी एक मूवी आई है रॉकेटरी, आप लोगों ने देखी है? जरूर देखनी चाहिए सबको। ठीक है, सबको जरूर देखनी चाहिए, अमेजॉन प्राइम पर है, नहीं है तो मेरे से मेरी आईडी लेके देख लेना, वो मूवी बहुत अच्छी, पर एक दिन के लिए दूंगा, 3 घंटे के लिए दूंगा, फिर वापस पासवर्ड चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो वो बहुत अच्छी मूवी है, मैं क्लास खत्म होने के बारे में उसके बाद आपके बारे में बताऊंगा, पर वैसे ही आपको बता रहा हूं कि जब कोई स्पेस में जा रहा होता है तो आपको स्पेस की सिचुएशन के बारे में पहले सोचना पड़ेगा कि प्रेशर नहीं है तो कितनी फोर्स लग सकती है, कितनी मूवमेंट से जाएगा। मान लो यहां से तुमको चांद पहुंचना है, तो एक डिस्टेंस कैलकुलेट, अच्छा भाई इतना किलोमीटर होगा, मैं इतनी स्पीड से चलूंगा तो इतनी देर बाद पहुंचूंगा, फिर तो वापस लौटूंगा। तो ये क्या है? ये सब फिजिक्स है। ये सब क्या है? ये सब फिजिक्स है। फिजिक्स इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सारी इंजीनियरिंग में सिर्फ फिजिक्स 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 और फिजिक्स ही है। इसलिए फिजिक्स का क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि वही आपको अच्छे लेवल पे पढ़ना होता है। खैर, हम वापस आते हैं कि लल्लू राम अपनी प्रियतमा से मिलने के लिए इस एंगल पे कूद गए। अब रिवर तो बहती रहेगी यार, ऐसा थोड़ी है कि इसका प्यार देख के रिवर बहना बंद हो जाएगी, होगी क्या? तो वेलोसिटी ऑफ रिवर तो चली रही है, यस और नो? अब ध्यान दो, लल्लू राम के यहां पहुंचने के लिए, इधर पहुंचने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक्स कॉम्पोनेंट, वाई कॉम्पोनेंट? एक्स पहले हम निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोटमैन। आप एक ही बात सिंपल देखो, डिस्टेंस अगर एक्स पे है तो सब कुछ आपने किधर लेना है? एक्स पे। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोटमैन। क्या है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस? बोलो बेटा, एक्स। अब एक्स के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? ध्यान से देखना, ये जो VBR है ये अब एक्स पे है कि वाई पर है? एक्स वाई प्लेन में। और जो एक्स वाई प्लेन में होता है उसका हम क्या करते हैं? कंपोनेंट ब्रेक कर देते हैं। तो सबसे पहले अब इसका क्या करेंगे हम? कंपोनेंट ब्रेक। अगर आप सोच के देखो तो मैंने पहला आपको पढ़ाया बिना कंपोनेंट ब्रेकिंग के, लेकिन अब यहां पे क्या पढ़ा रहा हूं आपको? कंपोनेंट ब्रेकिंग। अब सबको पता है थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? VBR cos थीटा, यस और नो? और इधर की तरफ क्या कंपोनेंट आएगा? बोलो बेटा, VBR, यस और नो? आपको यह भी मैंने सिखाया था कि जब भी आप किसी का कंपोनेंट ब्रेक कर देते हो तो अब वो वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब ये नहीं है, इसकी जगह पर ये और ये है। ये कौन सा कंपोनेंट है? एक्स कंपोनेंट। ये कौन सा कंपोनेंट है? वाई कंपोनेंट। ठीक रखा है हमने? बोलो यार। इसके इधर पहुंचने के लिए अब नेट वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है? ध्यान से देखना, नेट वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। आराम से देखो, सब समझ में आएगा। अब एक्स एक्सिस की तरफ कितनी वेलोसिटी है? 2 वेलोसिटी है। कौन कौन सी? एक वेलोसिटी ऑफ रिवर और दूसरी वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर साइन थीटा। ये कौन सा एक्सिस है? देखो यहां, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस। एक्स पे कितनी वेलोसिटी है? 1 है, 2 है? 2। कौन कौन सा? पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ बोट, नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर साइन थीटा। जा उधर रहा है तो दोनों में कौन बड़ी होगी? वेलोसिटी ऑफ बोट। तो नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? बोलो यस और नो? हमने सीखा भी है, अगर वेक्टर सेम लाइन के अलोंग हो तो उसको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ, वेलोसिटी ऑफ रिवर है। अच्छा, वी लिख दिया मैंने ना, आई एम सॉरी। हाँ, ठीक है। तो अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस
तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो बेटा? वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम। बोलो यस और नो। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, बोलो मेरे पास बेटा? वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इनटू टाइम। बोलो, ये फिर से x की वैल्यू आ गई। पिछले बार x की वैल्यू किस कंडीशन के लिए आई थी? जब हमने परपेंडिकुलर जंप किया था। अब x की वैल्यू कब आई है? जब हमने सर्टेन एंगल पे जंप किया। टाइम की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं दोबारा, फिर से निकालो। टाइम टेकन बाय द बोटमैन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन बाय द बोटमैन टू क्रॉस द रिवर। फिर टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर करना है उसने? डी। स्पीड कौन सी? v बाय। अब y के तरफ कौन सी वेलोसिटी है? बोलो बोलो बोलो। v बी आर कॉस थीटा। तो टाइम की अब d की वैल्यू क्या लिखेंगे? d की वैल्यू d है, और v की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो? v बी आर कॉस थीटा। एक बात याद रखो ना, सिंपल है। जब तुम x के लॉन्ग सॉल्व कर रहे हो तो सारी वैल्यूज x के लॉन्ग, जब y के लॉन्ग सॉल्व कर रहे हो तो सारी वैल्यूज y के लॉन्ग, और जो x और y पे लाई नहीं करेगा उसको तोड़ देंगे। और तोड़ने का हमने तरीका सीख लिया है, दैट कंसेप्ट इज नोन एज ब्रेकिंग ऑफ कंपोनेंट। ये टाइम की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। x की बस एक छोटी सी इक्वेशन बन जाएगी या प्रॉपर इक्वेशन बन जाएगी। क्या होगा, बोलो बेटा? यहां पर वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। बोलो, कंसेप्ट क्लियर हो गया? जी, बिल्कुल फर्क समझ में आएगा। अगर ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो वेलोसिटी है कि अगर रिवर स्टिल वाटर पे भी मूव होता तो भी वही वेलोसिटी होती, उस वेलोसिटी को रिवर के मूवमेंट से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो ग्राउंड की वेलोसिटी है उसको रिवर के मूवमेंट से भी मतलब है। सुनो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, अगर रिवर मान लो अभी मैंने रोक दिया और रिवर को मैंने पूल बना दिया, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर चेंज नहीं होने के देखो। लेकिन जो ग्राउंड से देख रहा आदमी है, जब रिवर मूव कर रहा होगा तो उसको कौन सी वेलोसिटी दिख रही होगी? वेलोसिटी ऑफ बोट भी दिख रही होगी और वेलोसिटी ऑफ रिवर भी दिख रही होगी। लेकिन रिवर रुक जाएगा, उसको कौन सी वेलोसिटी दिखेगी? केवल वेलोसिटी ऑफ बोट। वेलोसिटी ऑफ बोट और वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर और वेलोसिटी ऑफ बोट विथ टू ग्राउंड दोनों सेम ही हो जाएगी, बिल्कुल सेम हो जाएगी। हाँ, स्टिल वाटर में वो कंडीशन स्टिल वाटर की हो जाएगी। अब बात समझ में आ गई? ये देखो ना, अगर ये रिवर फ्लो नहीं कर रहा होता, मेरी बात समझो, और रलूराम ऐसे कूदता तो ऐसा ही पहुंचता। यस और नो? पिछली बार ऐसे कूदता तो ऐसे ही पहुंचता। ये ऐसे कूद के ऐसे जो पहुंच रहा है या ऐसे कूद के जो ऐसे पहुंच रहा है, इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, तो अगर ये स्टिल वाटर होता तो इसकी सिचुएशन चेंज नहीं होती। इसको किसने चेंज किया? वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन दोनों का वेक्टर सम है। क्लियर है कि अभी भी क्लियर नहीं है? अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बढ़ाओ। वेडनेसडे के टेस्ट की तैयारी कर रहे हो कि नहीं? इस वेडनेसडे को
कल तक मैं आपको करा दूंगा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। कल तक जो कराऊंगा वो सब वेक्टर का आपको आएगा वेडनेसडे के टेस्ट में, और इस वेडनेसडे के टेस्ट में मैं बहुत सीरियस हूं। अगर मार्क्स खराब आएंगे विल कॉल ईच एंड एवरी पेरेंट। वेक्टर सारा आएगा, मोशन इन वन डायमेंशन भी सारा है। हाँ जी, हाँ जी, आप उसको तैयार करो, आप 2 दिन में उसको अच्छे से तैयार करो। वेक्टर की वेटेज ज्यादा होगी, मोशन स्ट्रेट लाइन की वेटेज कम होगी, पर आएगा दोनों, बिल्कुल जीरो नहीं होगा। तो ऑब्वियस है। हो गया लल्लू? डीपीपी रिटन टेस्ट में नहीं आएगा, रिटन टेस्ट में आपका एसएल और एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा। डीपीपी आपके कमिंग संडे को एमसीक्यू टेस्ट में आएगा, उसके पहले सारे डीपीपी आपके डिस्कस हो जाएंगे। रब कर दूं? हाँ, सब्जेक्टिव एनसीईआरटी एसएल बेस्ड होगा और डीपीपी बेस्ड प्योर एमसीक्यू टेस्ट। रब कर दूं? समझ के लिखना बेटा, समझ के लिखो पूरी बात को। अभी आपको जब मैं आप क्वेश्चन दूंगा ना तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर निकाल सकोगे, सिचुएशन बिकॉज आपको क्लियर हो चुकी होगी। क्लियर है? आ जाओ, अब एक और सिचुएशन देखो इसके अंदर। अब यहां पे क्या बात पूछी जा सकती है? अब लेकिन इस बार लल्लूराम थोड़ा चूक गया। जैसे वहां पर पहुंचा तो उस बालिका ने बोला लल्लूराम को, लल्लूराम यहां पहुंचा है और हरगुन यहां पहुंचा है ना? दोनों पास तुरंत तो कोई नहीं पहुंच सका, पास लल्लूराम था। तो लल्लूराम को फिर एक चांस, उसको बालिका ने बोला कि तुम वापस वहां जाओ, अपनी सारी फिजिक्स और मैथमेटिक्स लगाओ और इस एंगल पे कूदो कि सीधे मेरे चरणों में पहुंच। मेरी बात समझ में आ रही है? तो डैट वो डायरेक्ट यहां से यहां पहुंच जाए। अब लल्लूराम ने कहा जो मर्जी हो जाए, मैं अब तो सीधे जस्ट अपोजिट बैंक पे पहुंचूंगा। व्हाट इज ए डैश? जस्ट अपोजिट बैंक, है ना? पोजीशन एट जस्ट अपोजिट, मतलब मैं यहां खड़ा हूं, मैं बिल्कुल अपोजिट वहां पहुंचना चाहता हूं, तो मैं यहां पे किस एंगल पे कूदूं? अब यहां से कूदने के लिए बस ये एंगल थे, ये एंगल थे, ये एंगल थे, ये एंगल थे, ये एंगल। उन्होंने फटाफट कॉपी निकाली, कुछ कैलकुलेशंस की और उसको वो एंगल मिला, वो एंगल उसको निकाल के मैं दूंगा, मैं लल्लूराम की हेल्प करूंगा इसका अंसार बसाने में। तो अब वो एंगल कैसे निकलेगा? जब वो जस्ट ऑपोजिट बैंक पे पहुंचेगा तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जान दो, उजड़ जाएगा नहीं तो संसार। जस्ट ऑपोजिट बैंक पे पहुंचेगा तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ये बात समझ में आती है? एक्स की वैल्यू क्या कर दो? 0, और वहां से एंगल की वैल्यू निकाल लो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? निकाल के देता हूं, लिखो। क्या बेटा? ये एक्स है बेटा, ये खोलो, लिखो। नहीं नहीं नहीं, ये एक्स है ना, ये एक्स है। तो अगर वो जस्ट ऑपोजिट बैंक पे पहुंचेगा तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो लिखो, इफ द बोटमैन वांट्स टू रीच, if the boatman wants to reach just opposite point on the other bank, just opposite point on the other bank, then the horizontal distance covered by the boatman will be 0. Then the horizontal distance covered by the boatman will be 0. बात समझ में आ रही है? तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो किसको यूज करूंगा मैं? नंबर 3 को। देखो यहां, देखो सबका ध्यान यहां होना चाहिए। फ्रॉम इक्वेशन 3
किसकी वैल्यू 0 कर दूं? x की वैल्यू 0 कर दूं फ्रॉम इक्वेशन 3, पुटिंग x इज इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन बन रही है बोलो बेटा? वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। बोलो यस और नो। ये सारा टर्म उधर मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया? 0। क्या बना बोलो? वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इज इक्वल टू 0। राम देखो मैंने तुम्हारा काम कर दिया यार, तुम कह रहा जल्दी छोड़ दो सर, पहुंचा दिया मैंने तुमको टाइम से। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो बेटा? वी आर अपॉन वी बी आर। यस और नो? याद रहे अगर इनमें से कुछ नहीं हो तो आप उनको निकाल सकते हो। तो फाइनली थीटा की वैल्यू क्या हो गई बोलो बेटा? साइन इनवर्स, ये इनवर्स वाली बात मैंने बता दी है ना, वी आर अपॉन वी बी आर। ये समझ लो अगर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है बोलो बेटा? साइन इनवर्स एक्स। ये आप ट्रिग्नोमेट्री में सीख लोगे, है कि नहीं? मैंने पहले भी ये बात बताई थी। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या होगी बोलो? साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी बी आर। व्हाट इज वी आर? वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। व्हाट इज वी बी आर? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। और क्या था? वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। आप इन दोनों की रेशियो ले लो, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। वहां से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। थोड़ा सा क्या समझ में नहीं आएगा? पूरा पूरा समझ में आ रहा है? हाँ, ये इस एंगल पे, ये थीटा का वो एंगल है जिस पे वो शुरू करेगा तो जस्ट यहां पहुंचेगा, है कि नहीं? जब वो यहां से पहुंचेगा, अब कोई दूरी नहीं होनी चाहिए लल्लू राम की, एक्स की वैल्यू 0। बोलो पूरी बात क्लियर है? अब एक पहले ये नोट डाउन करो, आराम से नोट डाउन कर लो, फिर इस पे एक क्वेश्चन है वो पहले आपको बता देता हूं, फिर ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। समझ आ रही है बात कि नहीं? समझ आ रही है ना बात? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया मैंने आपको। आपको बैक साइड में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा भी, आप करोगे उसकी प्रैक्टिस, आप देखोगे आपको सीधे आंसर मिल जाएगा, डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते। मैंने सारे कंसेप्ट को थ्योरी बना के आपको पढ़ा दिया और सिचुएशन के थ्रू एनालाइज करा दिया। मैंने इसकी वैल्यू 0 पुट कर दी, ये पूरा टर्म उठा के 0 हो गया। वी आर माइनस वी बी आर 0 के इक्वल है, तो इसको उधर ले जाओ। वी आर इज इक्वल टू वी बी आर साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू वी आर अपॉन वी बी आर, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वी आर। बोलो पूरी बात क्लियर है बेटा? बहुत अच्छे। अब लुराम तो पहुंच गया, डायरेक्ट कहां पहुंच गया? डायरेक्ट पहुंच गया बालिका के पास। लेकिन बालिका थोड़ी सख्त, उसने कहा कि तुम्हारा एक और परीक्षा होगा बालक। उसने बोला कि अब तुम वापस फिर उधर जाओ और तुम मेरे पास शॉर्टेस्ट, ऐसे अपनी यात्रा शुरू करो, अपने को ऐसे तुम स्विम करना शुरू करो कि मेरे पास शॉर्टेस्ट टाइम में आके दिखाओ। बस तुम्हारी आखिरी परीक्षा है, उसके बाद वरमाला तुम्हारे गले में। इस बार कैसे आना है? शॉर्टेस्ट टाइम में। अभी कैसे आना था? डायरेक्ट उस तक। अब कैसे आना है? ऐसे शुरू करें यहां से। अब यहां से शुरू करने के क्या क्या तरीके हैं? सीधा ऐसे, या तो ऐसे, या फिर ऐसे। अगर अलूराम ऐसे शुरू करेगा तब तो किसी और से जाके मिल लेगा। सुन लो भाई, रिवर इधर जा रही है, ये ऐसे है, तो और कहीं आगे चला जाए, ऐसा ही होगा ना? प्रैक्टिकल सिचुएशन है पूरी। अगर ऐसा चलेगा तो यहां कहीं पहुंच जाएगा,
तो काफी मेहनत से और मेरी मदद से ये कहां पहुंच पाया, ये एक ऐसे एंगल पे चला जिससे डायरेक्ट वो यहां पहुंच गया। बोलो यस और नो, बोलो भाई। अच्छा एक बात बताओ, क्या वो यहां पर किसी भी एंगल पे चलेगा तो डायरेक्ट यहां पहुंच जाएगा क्या? नहीं। क्या एंगल होगा वो? वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिवर के रेशियो साइन थीटा के बराबर होनी चाहिए। वहां से जो एंगल आएगा उस एंगल पे चलेगा तो ये डायरेक्ट यहां पहुंच जाएगा। ये बात क्लियर है? लेकिन इस बार अब चैलेंज किस चीज का मिला है? टाइम का। टाइम की वैल्यू क्या लगनी चाहिए? मिनिमम लगनी चाहिए। बोलो यस और नो। अब देखो जरा टाइम की इक्वेशन देख लो तुम। टाइम की इक्वेशन क्या बनी है बोलो? डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। यही टाइम की इक्वेशन बनी ना बेटा। इस तक पहुंचने के लिए या उधर शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचने के लिए टाइम की जनरल इक्वेशन तो यही है। अच्छा अब रिवर क्या, डी क्या है? रिवर की विड्थ। अगर रिवर को यह पता चल जाएगा कि लल्लूराम को जल्दी पहुंचना है तो क्या रिवर पतली हो जाएगी? क्या नहीं होने वाली। रिवर लल्लूराम कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ तैर सकता है, इसकी वैल्यू बढ़ सकती है क्या? नहीं बढ़ सकती भाई। जितना जान है छोटे से शरीर में उतना ही तेजी से दौड़ सकता है, वो वैल्यू फिक्स होगी। तुम्हारी एक्टिवा 110 के ऊपर नहीं जाएगी, चाहे तुमको ऐश्वर्या राय मिलने के लिए क्यों नहीं बुला ले। एक्टिवा पे तुम जाओगे, रॉकेट तो नहीं बनेगा ना, वो 110 120 की स्पीड से ही जाएगा। यस और नो? तो चाहे जो मर्जी बुला ले, ये वैल्यू भी नहीं बदल सकती, ये वैल्यू भी नहीं बदल सकती। कौन बदल सकती है? एंगल। मुझे टाइम की वैल्यू क्या चाहिए? मिनिमम। तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। तो इसने अपनी स्पीड तो भाई साहब पहले ही मैक्सिमम कर रखी है मिलने की आग में। अब किसकी वैल्यू मैक्सिमम करनी थी? कॉस थीटा। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यस और नो? थीटा की वैल्यू 0 का मतलब उसको कैसे शुरू करना पड़ेगा? बिल्कुल ऐसे सीधा। बात समझ में आ रही है? तो अगर किसी को किसी दूसरे बैंक पे सबसे कम टाइम में पहुंचना है तो कैसे जंप करना है? सीधा। अगर किसी दूसरे को दूसरे अपोजिट बैंक पे डायरेक्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है तो कैसे जंप करना है? और ये एंगल की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी बी आर। रटने की जरूरत नहीं है, निकाल के देखा है हमने। बोलो यस और नो? यस और नो? तो अगर cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो टाइम की इक्वेशन क्या हो जाएगी? डी अपॉन वी बी आर। निकाल के आप चेक करो, जब सबसे पहला केस हमने किया था वहां टाइम की यही वैल्यू आई। ठीक है, तो लिखो पहले, लिखो कंडीशन। मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द अपोजिट बैंक। मिनिमम टाइम required to reach the opposite bank. Reach the opposite bank. लिखो, if the boatman wants to reach the opposite bank in minimum time, to reach the opposite bank in minimum time, he should start his boat perpendicular to the bank. है ना? परपेंडिकुलर टू द बैंक, जहां पे थीटा की वैल्यू, हमने थीटा का एंगल कैसे लिया हुआ है बेटा? रिवर के परपेंडिकुलर से। यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। एक बात सुन लो मेरी बात ध्यान से, हमने हर इस क्वेश्चन में कैसे लिया? ध्यान दो, सबका बोर्ड की तरफ ध्यान दो। हमने ये लाइन खींच के यहां से एंगल लिया। बात समझ में आ रही है? आपको कई बार न्यूमेरिकल में कंफ्यूज करने के लिए एंगल बैंक के साथ दे देगा। अ रिवर है, अ बोटमैन हैज स्टार्टेड हिज बोट 30 डिग्री विद द बैंक, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 - 30। तो आप ध्यान रखना मैंने एंगल कहां से लिया है। बात समझ में आ रही है? इसको नोट डाउन कर लो।
सबके पास एनसीईआरटी है? एनसीईआरटी है बेटा? यस और नो जवाब तो दो। मैंने आपको बोला अगली क्लास है जिसके पास एसएल नहीं होगा ना, मैं क्लास से भगा दूंगा। तुम लोग ना बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे हो चीजों को। मैं बोल बोल के थक गया हूं, अभी तक तुम लोग चीजों को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे हो। बस सुबह उठ के शाम तक बस ट्यूशन भाग रहे हो, खा खा के सो के बस वजन बढ़ा रहे हो, यही कर रहे हो तुम। लिखो एक क्वेश्चन। अगली क्लास है सबके पास एनसीईआरटी या एसएल, एसएल होनी चाहिए सबके पास क्लासरूम के होमवर्क के लिए। देखो एनसीईआरटी बैक साइज क्वेश्चन नंबर 4.13, एनसीईआरटी बैक साइज क्वेश्चन नंबर 4.13। मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया, आप क्वेश्चन पढ़ो, देखो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेगा। क्वेश्चन लिखो, अ मैन कैन स्विम विथ अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। A man can swim with a speed of 4 kilometer per hour in still water. How long does he take to cross the river? How long does he take to cross the river? 1 kilometer wide. Take to cross the river 1 kilometer wide. If the river flows steadily, at 3 kilometer per hour, 3 kilometer per hour, and he makes his strokes normal to the river current, how far from the river does he go when he reaches the other bank? When he reaches the other bank. 5 मिनट में करता हूं, 5-10 मिनट में कर रहा हूं, ठीक। When he reaches the other bank, भाई करो ये क्वेश्चन सॉल्व। देखो जो पढ़ाया है वो सिचुएशन मिल रही है आपको, आराम से सोचो। आराम से आप सोचो, मेरे से पूछने से आपको हर एक चीज डिस्कस्ड है, कॉपी पे लिखा है, पहले आप एक ट्राई तो करो। अब देखो मैंने बताया हुआ है वो सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहा, सर्टेन एंगल पे जा रहा है। जब वो सर्टेन एंगल पे जा रहा है तो आप वहां पे वो कंसेप्ट यूज करोगे। नहीं सॉल्व होगा क्या? पढ़ो स्टेटमेंट पढ़ो, क्या कह रहा है स्टेटमेंट बताओ। नॉर्मल टू द रिवर फ्लो, तो क्या लगता है नॉर्मल का मतलब क्या होगा? ऐसे रिवर जा रही होगी, वो अपना स्ट्रोक ऐसे रखेगा,
क्या एंगल बनेगा? यहां पे एंगल क्या बना? यहां तुम 90 किसके साथ कह रहे हो? हमने थीटा किसके साथ लिया है? हाँ, तो थीटा की वैल्यू 0 होगी फिर। अरे भाई, रिवर ऐसे जा रहा है, ये रिवर है, वो ऐसे फ्लो कर रहा है, तो रिवर के साथ एंगल 90 डिग्री है ना। यहां हमने एंगल रिवर के साथ बनाया है। रिवर तो ऐसे फ्लो कर रहा है भाई। इसकी वैल्यू बेटा, इसकी वैल्यू टेन की वैल्यू टाइम 0 पॉइंट क्या यूनिट है? अगर मेरे ये बताने के बाद भी सॉल्व नहीं हुआ है ना तुम लोगों से बेटा, तो तुम लोगों ने ध्यान से सुनी नहीं है मेरी कोई भी बात। तुम लोगों ने ध्यान से मेरी किसी बात को सुना ही नहीं है। बहुत डिसअपॉइंटिंग है भाई, बहुत ज्यादा। अगर इतना बताने के बाद भी आप क्वेश्चंस में वैल्यूज भी पुट नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप अपने सेल्फ स्टडी के ऊपर कंसंट्रेट करो। मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। एक एक सिचुएशन बताया हुआ है आपको। नहीं आंसर क्या आ रहा है? वन क्या यूनिट बताओ? वन आर आ रहा है। बाकियों का हमारा क्या आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? 0.25। 0.25 आर आ रहा है। तुम्हारा क्या आ रहा है? निकालो, देखने से थोड़ी आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है? 0.2। तुम्हारा क्या आ रहा है हरगुन? तेरा क्या आ रहा है नुरा? तेरा ध्यान कहाँ होता है आजकल पढ़ाई में? निकालो निकालो, बाकी सारे निकालो। मुझे नहीं पता यार क्या पुट कर रहे हो। मतलब अगर ये नहीं निकल रहा है तो मैं तुमको क्या ही बताऊं बस। मैंने सोचा एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा, मेरा मन ही नहीं है पढ़ाने का। इतनी बेसिक बात, एक एक चीज बताई हुई है, आपको बस वैल्यू पुट करना है। आप जाके किसी और दूसरे ट्यूशन के बच्चों की कॉपी निकाल के देखना, उनको ये कंसेप्ट डिस्कस भी नहीं किया हुआ होगा। मैं एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को कंसेप्ट बना के पढ़ा देता हूं तुम लोगों को, फिर भी तुम वैल्यू भी नहीं पुट कर पाते होते हो। टाइम की वैल्यू 0.25 आर आ रही है, सही आंसर। एक्स की वैल्यू 0.75 भी सही आंसर। निकालो निकालो, टाइम आ गया। एक्स भी निकालो। डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन है। जो कुछ मैंने सिखाया है अगर आप पुट करोगे सीधे आंसर आ रहा होगा आपका, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखो यहां, देखो, और मैं इस पे होमवर्क देता हूं, घर जाके उनको करो। क्या बोला है? पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन। तो क्या है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर? क्या है वेलोसिटी इसकी? 4 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, कंटिन्यू करो। ये डिस्टेंस कितना है तुम्हारे पास? 1 किलोमीटर। and he strokes perpendicular to the flow of river। तो ये कौन होगा? वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो ध्यान देखो, ध्यान दो, ये क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और वेलोसिटी ऑफ ये क्या हो जाएगा मेरे पास? रिवर। तभी एंगल परपेंडिकुलर होगा ना यार। इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा? ये क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कहां पहुंचेगा ये? यहां कहीं। बोलो यस और नो। एंड दिस डिस्टेंस इज माय एक्स। तो पहले क्या निकालना है? टाइम। टाइम इज इक्वल टू
अभी तो आपको सर्टेन एंगल वाला केस भी नहीं था। डिस्टेंस कितना कवर करना है? 1 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये स्पीड सीधे किसके अलोंग है? y के अलोंग। 1/4, 1/4 इज 0.25। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड चाहिए इसको। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड किसकी वजह से होगा? वेलोसिटी ऑफ रिवर की वजह से। x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? फॉर्मूला में मत पुट किया करो, डायग्राम बनाओ, सिचुएशन से सॉल्व किया करो, रट्टा कभी मत मारा करो। मैं आपको कभी रट्टा मारने वाला मेथड नहीं सिखाता हूं। मैं वो टीचर ना हूं, ना मैं वैसे बच्चे बनाना चाहता हूं। यहाँ कई टीचर तो आपको मिलेंगे जो हर कुछ आपको रटवाएंगे। मैं कहता हूं कुछ मत रटो। ये x किसके अलोंग है? x डिस्टेंस x के अलोंग, y के अलोंग? x के अलोंग। तो वेलोसिटी कौन सी लेंगे? x के अलोंग। x के अलोंग एक ही वेलोसिटी है, कौन सी? वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम। वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है? 3 मल्टीप्लाइड बाय, क्या आंसर आएगा? बोलो, पूरी बात क्लियर है? लिखो होमवर्क। एनसीईआरटी बैक साइज क्वेश्चन नंबर 14। एनसीईआरटी बैक साइज क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद आपके पास ये टॉपिक होगा कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स, नई बुक पुरानी बुक में अलग अलग। उसमें आपने करना है एग्जाम्पल 10 एनसीईआरटी का। आपको कहीं पर रेन वाला प्रॉब्लम दिखेगा, रेन और रेन वाली प्रॉब्लम वो छोड़ देना, वो कल सिखाऊंगा, उसको बस छोड़ देना आप। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14, ये सारा कंसेप्ट आपको मैंने सिखा दिया। ठीक है, इसके ऊपर आप क्वेश्चंस कल करके लेकर आओगे, और साथ ही साथ आप एक बार सारा वेक्टर रिवाइज भी कर आओगे। आप अपने डीपीपी में कहां तक क्वेश्चंस कर चुके हो? डीपीपी वेक्टर की पहली खत्म हो चुकी है, डीपीपी वेक्टर की सेकंड कहां तक हो गई है? फर्स्ट 20 क्वेश्चन कंप्लीट डीपीपी नंबर सेकंड। मैं डीपीपी नंबर सेकंड के डाउट्स आपके टेस्ट के बाद लूंगा, पर कल तक आपने डीपीपी नंबर सेकंड कंप्लीट करना है, उससे आपके टेस्ट की तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, मैं चेक करूंगा आपका हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई है? ओके, थैंक यू बेटा।